हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक निमसेट टॉपर मुस्तफ़ा जी से बात करेंगे, जिनकी निमसेट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 10 है। और समझेंगे इन्होंने पूरे साल कैसे अपनी तैयारी की और कौन कौन सी चीज़ फॉलो की जिससे इनकी एक अच्छी रैंक निकल करके आई। तो मुस्तफ़ा जी, आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं। मेरा नाम मुस्तफ़ा सेठजी वाला है। मैंने सर मैं इंदौर का रहवासी हूँ और मैंने मेरी ग्रेजुएशन में बीसीए डीएवीवी से किया है सर। अच्छा, अपीयरिंग था ये वाला। बीसीए आपने डीएवी से किया है। यस सर। तो ये साल आपका अपेयरिंग था या फिर ये साल आपका ड्रॉप था? अपीयरिंग था सर ये। अपेयरिंग था। तो अपेयरिंग के साथ में आप एग्जैक्टली 10 लेकर के आए हो, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अपेयरिंग के साथ पॉसिबल नहीं है। क्या आपकी जर्नी थी, कैसे आपको पता चला एमसीए के बारे में, और फिर कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और फिर कैसे पता चला आपको एस्पायर के बारे में, और फिर किस तरीके से आपकी पढ़ाई पूरी हुई? सर मैं मतलब मेरा तो 10th के बाद मेरा प्लान था कि पीसीएम लूँ, बट कुछ केमिस्ट्री मेरी अच्छी थी नहीं, तो हम्म। उसके चलते मुझे कॉमर्स प्लस मैथ्स लिया मैंने। और हम्म। मेरा प्लान था कि हाँ बीसीए करेंगे अपन। बीसीए के बाद फर्स्ट ईयर हो गया, देन मुझे मालूम था कि एमसीए होता है, बट फर्स्ट ईयर के बाद मुझे निमसेट के बारे में मेनली पता चला कि हाँ हम्म। एनआईटी से भी एमसीए हो सकता है। तो फर्स्ट ईयर के बाद से मतलब अराउंड सेकंड मिड ऑफ सेकंड ईयर मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एस्पायर में मैं एस्पायर के बारे में पता था मुझे, और मुझे अराउंड थर्ड ईयर में आते आते ये पता चला एस्पायर के बारे में। मैंने आपकी वाली वीडियो देखी थी, मतलब यूट्यूब पे कैसे फॉलो करें, यूट्यूब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। और मंथन टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी। तो मंथन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, सीयूटी के लिए भी आपने जो है फॉलो किया था, यस सर। और उसके लिए कैसे आपने पढ़ाई की थी, और फिर आपने जब मंथन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो उसके लिए फिर आपने कैसे पढ़ाई की और कौन सी चीज़ें फॉलो की, वो जरा बताएं। सर सीयूटी के लिए तो सीयूटी सुपर रैंकर मैंने ज्वाइन किया था। उसमें उसमें तो डीएसए मतलब 12 डीएसए की वीडियोस थी और करीब 12-13 आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस थी। हम्म। तो वो मैंने सारी देखी थी, और मतलब उससे मेरा क्योंकि बीसीए में भी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, तो इतना शार्प भी नहीं था। फर्स्ट ईयर में भी खाली मार्क्स लाने लायक पढ़ा था मैंने। तो इतना डीप में कभी पढ़ा नहीं था ऑपरेटिंग सिस्टम सीरियसली मैंने। तो वो एक मुझे मालूम था कि ये करना है। और डीएसए तो मतलब मेन चीज ही है, तो वो सीयूटी की मैंने पर्पस इसलिए करा था ताकि मैं मेरा बैकअप रेडी हो जाए। हम्म। मैं मेरे निमसेट में भी इस वजह से पैनिक ना हो जाऊं कि अब क्या होगा, ओके मेरा साल वेस्ट हो जाएगा। हम्म। तो सीयूईटी के लिए मेन प्रिपरेशन मैंने पैनिकनेस ना हो, कम से कम डीयू या जेएनयू में से अपने पास एक बैकअप रेडी हो अपना। हम्म। तो मेनली सीयूईटी की प्रिपरेशन मैंने इसलिए की थी, और थर्ड राउंड में सर मुझे अलॉट हो भी गया था डीयू। तो सीयूटी के लिए आपने सुपर रैंकर ज्वाइन किया था स्पाई स्टडी का, और उसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें कवर की। कितने नंबर सीयूटी में आपके बने थे? तो सीयूईटी में 221 मेरे नंबर बने थे। सर 4 नंबर मैं ये भी बोलूंगा, 4 नंबर मेरे और बढ़ सकते थे। हाँ। बट हुआ ये कि मैंने क्वेश्चन देख लिया था, और लास्ट लास्ट क्वेश्चन था वो, मतलब 75 वाला क्वेश्चन था। और अच्छा। मैंने वो बस दिमाग में ये रह गया कि मैंने टिक कर दिया है। हम्म। ओके। और तब भी मेरे पास अराउंड 12 to 13 मिनट्स बचे थे। हम्म। पर मैं ऊपर में फिर देखने में लग गया कि क्या क्या मैंने सही किया है, मतलब जो भी छूटे हैं उनको देखने में लग गया, और लास्ट में जब आंसर किया ही तब मुझे पता चला कि मैंने इसका टिक ही नहीं किया था। अच्छा। तो वो एक थोड़ा रह गया। तो उससे भी सीखने को ये मिला कि मतलब आप हर एक क्वेश्चन को एक बार चेक कर लो कि आपने टिक किया भी है कि नहीं किया। तो वो हाँ, या मैं केवल बोलूंगा एक ऐसे ही देख लिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, बट टिक नहीं किया है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं, क्वेश्चन इजी रहते हैं कई, तो हमें लगता है कि हमने टिक कर दिया है, इसे हम्म। दिमाग में हो जाता है, और उस टाइम पे पता नहीं पड़ता कि हमने किया भी है टिक के नहीं किया है। तो कई बहुत रेयर केस में हुआ है मेरे साथ तो ऐसा, बट वो एग्जाम में हो गया तो वो थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। तो सीयूटी का आपका जब पेपर अच्छा हो गया तो एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया कि अब हम अच्छा कर सकते हैं। तो उसके बाद में निमसेट की जो आपने मंथन टेस्ट सीरीज पूरी फॉलो की, तो उसमें क्या
आपका वो रहता था कि कब हमको पढ़ाई पे समय देना है, कब हमको टेस्ट देना है, और कैसे चीज़ों को मैनेज करते थे? सर मंथन में मेरा ये पूरा फोकस क्लियर था कि मुझे हर टेस्ट को अच्छे से देना है, हम्म। प्लस जितना एनालिसिस हो सके उतना ही करना है। और ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हाँ ये आ सकते हैं निमसेट में, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट हाँ आज एक बहुत कि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो फिर मैं क्या करूंगा। तो मैंने ये भी सोच रखा था कि कुछ से क्वेश्चन छोड़ने हैं, उनसे करने हैं। मेनली मैंने मंथन से ये फोकस करना सीखा कि जब क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए, एकदम अपर ग्रेड का आ जाए, तो उसे छोड़ना है, कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है। हम्म। आपको ये मेनली बहुत सीखना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो पेपर था उसमें टफ क्वेश्चन की मात्रा ज्यादा थी थोड़ी। हम्म। तो उधर हमें ये डिसाइड करना था कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। हम्म। वो छोड़ना एक मेरे हिसाब से तो कला ही है। आप क्वेश्चन को छोड़ते कैसे हो, ये भी एक कला ही है मेरे हिसाब से। अच्छा, एक चीज और है, जैसे जब तुम्हारे मंथन टेस्ट में नंबर कम आते थे, और फिर जैसे गेम चेंजर टेस्ट थे वो सारे थे, तो नंबर कम आते थे, तुम कॉल करते थे कि सर हमारे नंबर इतने कम हो गए हैं और पेपर में क्या बनेगा, कैसे कर पाएंगे। तो उसमें जब हम चीज़ें आपको बताते थे तो वो कितनी हेल्पफुल होती थी, मतलब हमने वो चीज़ देखी थी कि हम बताते थे तो आप उसको फॉलो करते थे, बेसिकली आप 10-15 दिन बाद दोबारा से बताए हमको कि सर हमने वो चीज़ कंप्लीट कर ली है। तो वो क्या एक्सपीरियंस तुम्हारा था? सर मतलब मैंने फर्स्ट मंथन का दिया था, तो अच्छे से याद है, कुछ मेरी आई थी 76 कुछ आई थी हम्म। रैंक। हम्म। और मार्क्स भी कुछ मुझे मुझे लगा था कि यार पेपर तो टफ है। हम्म। ओके। मैं नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो हो सकता है सबकी मार्क्स गिरे होंगे, मेरे अकेले की थोड़ी ना है। तो फिर मैंने देखा कि यार ये तो 76 आ गई, मतलब 76 मैं ये कंसिडर कर रहा था पिछले साल के हिसाब से तो 200 के भी बाहर हो गए अपन। हम्म। मैं मेनली ये कंसिडर करके चल रहा था। देन हाँ, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हुए जिसमें मतलब मार्क्स कम रहते थे, ओके, बट रैंक अच्छी आ जाती थी। बहुत सारे ऐसे भी टेस्ट हुए जिसमें मार्क्स बहुत ज्यादा रहते थे, फिर भी रैंक बहुत पीछे रहती थी। हम्म। तो ये फर्क रहता था। और मेनली मेनली मैंने सर तभी कॉल लगाया, मतलब एकदम ही पीछे जहाँ पे रैंक आ गई हो, तब एक बार कॉल लगाया था कि हाँ मतलब कैसे क्या करना है। तो हाँ, मेनली वही फोकस रहता है कि एक थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है आपको, कि हम्म। ऐसी बात नहीं है रैंक का, क्योंकि लास्ट में मैं देखा मैंने तो जितने भी आगे के मैं कंसिडर करता था कि यार ये तो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा है या फिर हम्म। बहुत ज्यादा अच्छी है, वो मतलब वो 100 के भी बाहर हो गए। हम्म। तो वो थोड़ा रहता है कि आप मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि दो दो तीन चार बार ये क्वेश्चन आ गया, देन उसको याद कर लेते हैं और फिर सॉल्व करने की जगह टिक करने की कोशिश करते हैं। तो वो मैं बोलूंगा कि बहुत सारे पेपर में आते हैं ना सर, मतलब मार्क्स इंक्रीज करने के लिए क्वेश्चन, हम्म। कि बच्चा कम से कम मार्क्स ले जाए। तो उस चक्कर में वो बच्चे क्वेश्चन को करना नहीं सीख पाते, टिक करना सीख जाते। और जो भी टफ क्वेश्चन रहते हैं उसको मोस्टली टिक करना प्रेफर करते थे। ये गलती मैंने कभी नहीं की सर, अच्छा, मतलब अच्छा। बहुत पहले अच्छा, सीख ये गया था। सेम वर्ड्स जो हैं बिल्कुल AIR 2 के भी थे। अगर तुमने इंटरव्यू देखा होगा तो उसका भी यही कहना था, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस याद कर लेते हैं, उनके आंसर्स याद कर लेते हैं, और जब टेस्ट में आते हैं डायरेक्ट टिक मार देते हैं, नंबर उनके अच्छे आते हैं, तो उनको लगता है कि हमारा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। लेकिन एग्जैक्टली जब क्वेश्चन चेंज होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट आएगा तभी अच्छे से कर पाओगे, तो फिर उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जैसा तुम बता रहे हो कि 100 के अंदर रहते हैं, 10 के अंदर रहते हैं, मेन एग्जाम में 100 के बाहर हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट में 100 रैंक, 150, 200 ऐसे रहते हैं, लेकिन वो मेन एग्जाम में 10 के अंदर, 50 के अंदर, 100 के अंदर आ जाते हैं। तो वही डिफरेंस आई थिंक वहां पे क्रिएट हो जाता है। ये सर वो तो है ही, पर दूसरी बात ये भी रहती है कि आप पेपर में, जैसे मैं पर्सनली बोलूंगा, मेरे सीनियर ने मुझे बताया था, मतलब बहुत पहले उनसे बात हुई थी मेरी, तो हम्म। उन्होंने तभी बोला था कि पेपर में बस कुछ भी हो जाए पैनिक मत होना, हम्म। मतलब पेपर से डर मत जाना। हम्म। उन्होंने गलती यही की थी कि वो पेपर में थोड़ा पैनिक हो गए थे। तो हम्म। वो थे त्रिची लेवल के, पर फिर उनकी बहुत कम रैंक आ गई, खाली इसलिए क्योंकि वो पेपर में पैनिक कर गए। हम्म। तो इसलिए पेपर में पैनिक ना करना ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है हम्म। आपके पेपर में ज्यादा स्कोर आने के, हम्म। क्योंकि आप फुल कंसंट्रेशन में रहते हो। और मैंने इसलिए इसके मेनली दो दो ही तरीके, आप या तो बहुत बहुत ही तगड़ी प्रिपरेशन कर लो,
या हम्म। तो आप अपना बैकअप रेडी रखो कि जो आप बैकअप यूज करोगे, तो वो अगर बैकअप आपका रेडी है तो आप पेपर में पैनिक नहीं हो सकते। जैसे मेरे पेपर में सर अराउंड 35 क्वेश्चन मैंने मैथ्स में किए थे, हम्म। और तो पेपर के दौरान ही मुझे लगा था यार बहुत कम अटेम्प्ट है, ओके लोग ज्यादा भी कर रहे होंगे। हम्म। तो उस टाइम में यही कूल था कि अगर नहीं भी होता, बाई चांस मेरे 6-7 गलत भी चले आते, 8-9 गलत भी चले आते और मुझे अच्छा कॉलेज नहीं भी मिलता, तो भी ड्यू तो है ही मेरे पास, वो तो मैं कर ही लूंगा एमसीए। अच्छा, तो इससे एक हमको ये थोड़ा एक चीज हमको ये याद आ रही है कि जब तुम हमको कॉल किए थे, मार्क्स बताए थे, तो हमने आपसे बोला था कि आपकी रैंक जो है अंडर 10 बन सकती है। तो आप उस समय बोल नहीं रहे सर, थे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमको लग रहा है। नहीं सर, असल में मैं मतलब मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर मैं ही इतने ला रहा हूँ तो बाकी लोग तो और ला रहे होंगे। हाँ। मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ। और फिर ये गैप भी इतना बड़ा था ना, मतलब आयुष के मार्क्स मुझे पता चले थे, तो हम्म। उनके मार्क्स सोच के कि यार ये तो इतना गैप है, तो इधर मतलब मार्क्स के बाद मुझे लगा था अंडर 20 बन जाए तो अपना काम चल जाएगा, मतलब अच्छी रैंक आ जाएगी। हम्म। और त्रिची मेरा कंफर्म था, मुझे इतना हाँ। पता चल गया था कि नहीं त्रिची मिल जाएगा मुझे। और पर रैंक हाँ ये था प्रेडिक्टर में कि आपको अगर कितनी रैंक शो हो रही थी, रैंक प्रेडिक्टर 10, में जो 10, एस्पायर का था? एग्जैक्ट 10 हो रही थी सर, एग्जैक्ट एग्जैक्ट 10 आ रही थी उसमें लिख के? और मेन जो आपका 10। स्कोर कार्ड बना उसमें भी एग्जैक्ट 10 आ गई? वो ठीक है। वो तो मैं खुद शॉक हो गया था तब। मतलब एकदम से तो रिजल्ट जब आता है ना, कोई भी बच्चा हो, तो मतलब उसको एकदम से, बहुत बच्चे ऐसे थे, जैसे प्रखर की रैंक 11 थी, तो जब उसने हमसे पूछा था तो हमने उससे बोला था तुम्हारी 20 के अंदर रैंक आने की संभावना है। तो जैसे वो अभी आया था तो हमको बता रहा था कि सर आपने 20 बोला था, तो हम मान के चल रहे थे कि 30, 35, 40 जा सकती है। तो उसकी 11 आ गई एकदम से, तो वो भी एकदम से सरप्राइज था कि सर अच्छी रैंक हमारी बन गई है। अच्छा, बाकी एस्पायर स्टडी का जो टेस्ट का पैटर्न है और टेस्ट का जो लेवल है, क्वेश्चंस का लेवल आपने देखा होगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर मतलब मैंने दिया है तो मैं ऑब्वियसली बोलूंगा कि भले आप किसी भी रेंज में हो, ओके, कम से कम आपको ये एक टेस्ट मिल जाता है कि बाय चांस निमसेट बहुत ही टफ पेपर सेट कर देता हम्म। है, ओके, देन आपको उसमें मार्क्स कैसे लाने हैं। जैसे मंथन 5, आई थिंक मंथन 5, हाँ हम्म। मंथन 5 मतलब मेरे लिए बहुत टफ था वो। मेरे मेरे उसमें बहुत मतलब 400 क्रॉस करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। हम्म। बट मेरे मेरे लिए वो नए थे क्योंकि मैंने एक ही बुक सॉल्व की है सर। मैं पर्सनली बोलूँ, मैंने 3-4 बुक्स, इतनी ज्यादा नहीं की, खरीदी थी पर कर नहीं पाया मैं। हम्म। मैंने सोचा खाली सेल्फ की, मैंने खाली सेल्फ स्कोरर की, उसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं की हम्म। इतनी ज्यादा। थोड़ी बहुत की है, मतलब 1-2 चैप्टर किए होंगे शायद, बट हाँ मेन मैंने सेल्फ स्कोरर की, तो मुझे इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का टेस्ट नहीं मालूम था। हम्म। तो उसके कारण अगर किसी और जगह से क्वेश्चन आ रहा है तो वो मुझे नहीं मालूम कि यार कैसा कर पाऊंगा। तो मतलब एकदम ओरिजिनल टेस्ट मिलता था कि यार अगर ऐसा ही पेपर आ जाता है हम्म। तो 405 मेरे कुछ नंबर आए थे उसमें, तो यार ऐसे नंबर आएंगे और ऐसे में ऐसा होगा मेरे साथ, तो अच्छा। भी मतलब हो जाता था कि यार 400 प्लस में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो हाँ वो एक बात रहती थी मतलब। जो इस बार चूक गए, जिनकी मान लो अच्छी रैंक नहीं बन पाई, सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनको मतलब क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि किस तरीके से मेहनत करें कि एक बढ़िया रैंक निकले? सर सबसे पहले तो अगर जिसका नहीं होता उसके लिए इतना ही है कि अगर आप अगली बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हो हम्म। तो आप ये बात ध्यान रखें कि खाली निमसेट के लिए प्रिपेयर ना करें। हम्म। आप जितने भी एग्जाम है, मैं पर्सनली सीयूईटी, वीआईटी हम्म। एंड जामिया, ये 3 एग्जाम है जो प्रेफर करूंगी क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर भी करने का मौका मिलता है। हम्म। डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम, C++। हम्म। मैंने ये गलती की थी, मैंने वीआईटी और जामिया नहीं दिया था, तो ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी कि मैं नहीं दे पाया वो हम्म। एग्जाम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप कंप्यूटर करते हो तो आपको पता चलता है कि आगे आपसे होगा कि नहीं, ओके। तो ठीक है। हाँ एक आप पूरे पैरेलल बन के चले, आपके बैकअप्स रेडी हो मेरे हिसाब से, अगर बाय चांस आपका निमसेट नहीं क्रैक होता हम्म। तो आपका साल वेस्ट ना जाए।
क्योंकि अच्छा। सर एक बार एमसीए आप अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो आप एमसीए दूसरी जगह ड्यू से भी आप कर लोगे, पर कब, जब आपका सीयूटी क्लियर हो पाएगा हम्म। तो वो आपका एक बैकअप रेडी हो, तो आपको एग्जाम में आप पैनिक नहीं होंगे और आप निमसेट में भी अच्छा, ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप निमसेट में भी अगर आप पैनिक हो गए तो भले आपको सर बहुत आता हो। पैनिक होने से अगर देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग समझ लेते हैं कि निमसेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, और बहुत टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, ऐसा हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं। तो क्या वाकई में इतना ज़्यादा सीरियस होकर मेहनत करने की ज़रूरत है, या नॉर्मल अगर ओपन माइंड होकर के बढ़िया से रिलैक्स माइंड से तैयारी की जाए, तो सिस्टमेटिक की जाए, तो बढ़िया से आराम से एग्ज़ाम निकाला जा सकता है? सर अगर आप यही सोच के तैयारी कर रहे हो कि एकदम टफ है, तो हाँ। फिर तो मतलब अगर कोई एवरेज एकदम ही लोअर बच्चा है कि मतलब जिसको आता ही नहीं है, तो हाँ। उसके लिए भी अराउंड 6 to 7 मंथ अगर वो एकदम टफ मान के तैयारी कर ले, हो जाएगा। बट अगर कोई सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा है तो आई 1 साल इनफ है। अगर कोई सिस्टम एकदम अच्छे से नोट्स बना रहा है, हम्म। लेक्चर्स ले रहा है, हम्म। उस वो बंदा कर रहा है, तो 1 साल इनफ है निमसेट जैसे एग्जाम के लिए। हम्म। आप दूसरी स्किल्स पर भी फोकस कर सकते हो, उस टाइम पे आप क्लासेस भी कर सकते हो, टेस्ट भी दे सकते हो, इतना टाइम रहता है। मैंने मैंने मेनली शायद मैंने यही गलती की थी, मैंने खुद ने बहुत टफ शुरुआत में समझता था मैं कि हम्म। यार निमसेट तो बहुत टफ है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम 2023 का पेपर देखा था हम्म। तो मुझसे हो नहीं रहे थे। मुझसे हो नहीं रहे थे तो मैंने सोचा यार ये तो टफ होता है। हम्म। ओके, मैंने देखा तो मैंने एक पर्सनली एक बंदे से बात की थी तो उसने भी यही बोला कि नहीं भाई मैंने भी तैयारी की थी पर मुझसे हुआ नहीं, बहुत टफ आता है, बहुत टफ आता है। हम्म। अब उसने कैसी तैयारी की थी मुझे नहीं मालूम, बट हाँ जब मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और निमसेट के पीवाई क्यूज थोड़ा करने के बाद जब पीवाई क्यूज देखे, तब हम्म। मुझे लगा कि यार अब एक हवा बना के रखा है, जहाँ से भी आप कर रहे हैं वो जगह ऑब्वियसली अच्छी होगी। ओके, वहाँ के टीचर्स होंगे अच्छे। आपको मेनली आपको ये नहीं सोचना कि ये अच्छा पढ़ा रहे इनके पास चला जाता हूँ, ये अच्छा पढ़ा रहे इनके पास चला जाता हूँ। आपको मेनली ये सोचना है कि आपसे हो रहा है कि नहीं, आप उनके साथ मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। हम्म। ओके, अगर आप मैनेज कर पा रहे हो देन वो टीचर बेस्ट है। अगर आप ही मैनेज नहीं कर पा रहे तो फिर वो वर्ल्ड का बेस्ट टीचर भी हो, आपके लिए कुछ फायदेमंद नहीं है ना। मेरे मेरे साथ थोड़ी यही प्रॉब्लम थी कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। हम्म। देन मैंने मतलब ऑनलाइन पढ़ना फिर स्टार्ट किया, क्योंकि मैं ऑफलाइन में मैनेज नहीं कर पा रहा था। हम्म। अच्छा, मतलब पहले आप ऑफलाइन में नहीं मैनेज कर पा रहे, फिर आपने ऑनलाइन का सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब कुल मिला के पूरी मेहनत के साथ में आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया, और अब आप एनआईटी तिरची पहुंच रहे हो, ठीक है। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, क्योंकि मेन चीज़ है जब आप साल भर तैयारी करते हो उसके बाद आपको सफलता मिलती है, ठीक है। तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे तुम्हारा पेपर सीयूटी का या सीटी का हुआ था, तब तुमने ये बात बोली थी सर और अच्छा क्या कर सकते हैं। सर एमएचसीटी के बाद, सर हाँ, एमएचसीटी के एमएससीटी के बाद। बाद। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें बात करके। और बच्चों को लगता होगा कि 10 रैंक बहुत आराम से आ गई है, आपकी पढ़ाई जो है बहुत नॉर्मली चली होगी, पढ़ते गए होगे, सिलेक्शन हो गया होगा। बट उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल भी होता है, ठीक है। वो नहीं दिखता है, हर टॉपर का अपना स्ट्रगल होता है, और वो कितनी मेहनत किया है, कितनी पढ़ाई किया है, किन किन चैलेंजेस से वो गुजरा है, ये सारा बच्चों को नहीं मालूम होता है, ठीक है। तो आई होप बच्चे इस बात को समझेंगे और उसको बढ़िया से जो है अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, और फ़ायदेमंद होगा उनके लिए इंटरव्यू। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। और इंदौर से आप हैं, अभी आप अवार्ड फंक्शन में आएंगे तो आप उसमें सेलिब्रेट करेंगे। बाकी कभी अगर इंदौर आते हैं हम, आपसे मिलना होगा, क्योंकि अभी तो आप एनआईटी तिरछी चले जाओगे, बाकी कभी अगर मिलना होता है तो फिर मिलते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू सो मच।